अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी, क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आपकी ये पहली क्लास ही हो रही है? यस मैम। ठीक। तो लास्ट टाइम जो हम पढ़े थे सीक्वेंसेस इन मीट्रिक स्पेसेस, ठीक है। तो सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस में और आम सीक्वेंस में क्या फ़र्क है? एनीबॉडी कैन टेल? अभी तक आप जितने भी कुछ सीक्वेंसेस वगैरह पढ़ते रहे, आप रियल सीक्वेंसेस ही पढ़ते रहे हैं ना, यानी ऐसी सीक्वेंस जिसकी जो टर्म्स हैं वो रियल नंबर्स होती हैं, ठीक है। इसका मतलब जो आम सीक्वेंस होती है वो क्या होती है? एक फंक्शन होता है n से r पे, ठीक है। वो कोई भी सीक्वेंस होती है। यहाँ पर अगर आप कहते हैं लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस, अ फंक्शन f फ्रॉम n टू x इज कॉल्ड सीक्वेंस इन x, ठीक है। तो कोड मेन में यहाँ पे जो r नजर आ रहा है, r को अगर आप रिप्लेस कर देते हैं x में, यहाँ गलती से r ही लिखा हुआ है मैंने, लेकिन यहाँ पे क्या है? x है, क्योंकि अगर आप कहते हैं सीक्वेंस इन स्पेस x, देन इफ वी से दैट f इज अ सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस x, देन f विल बी अ फंक्शन फ्रॉम n टू x, ठीक हो गया। तो सीक्वेंसेस के बारे में फिर आपने देखा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होती है? जब उसकी सीक्वेंस की टर्म और कन्वर्जेंट पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से लेस हो जाए कुछ खास नंबर्स के बाद, ठीक है। अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड एंड इट्स लिमिट इज यूनिक, ये थ्योरम था। रिमार्क में आपने एक काउंटर एग्जांपल देखी थी कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मी नॉट कन्वर्जेंट। नेक्स्ट ये देखना कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और आपने देखना हो कि n कैसा है, क्या है किसी एप्सिलॉन के लिए, तो n जो है n नॉट जो होता है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि एक मीट्रिक स्पेस ली R, जिसकी मीट्रिक डेफिनेटली x माइनस वाई मॉड है, और एक सीक्वेंस एक्स एन ली R में से कैसी है? 1/n+5+7। तो डेफिनेटली ये कैसी सीक्वेंस है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स एन अप्रोचेस टू, बोलिए, 7। आर यू लिस्टिंग मी? जी मैम। जी। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स एन अप्रोचेस टू 7 होगा ना। n इन्फिनिटी को अप्रोच करा तो 1/n+5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका यस मतलब मैम। एक्स एन जो है एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसका कन्वर्जेंट पॉइंट क्या है? 7 है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा पॉइंट है जिसके बाद जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो उस बॉल में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, जिसका रेडियस एप्सिलॉन होगा। और एप्सिलॉन जो है, सपोज आपकी चॉइस होती है जो भी आप चूज कर लें, सपोज एप्सिलॉन ले लिया 1/100, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्स एन, ये एक्स एन है, ये जो है 1/n+5+7 ये एक्स एन है, कन्वर्जिंग पॉइंट एक्स है, इन दोनों के दरमियान जो डी आपने लेना है वो क्या हो जाएगा? 1/n+5+7 - 7, ठीक है। ये जो x माइनस वन वाई मॉड वाली डेफिनेशन यूज की, 7 से कैंसिल हो गया तो 1/n+5 मॉड, ओके। अब ये है कि ये लेस देन होता है किसके? एप्सिलॉन के। अगर एप्सिलॉन आपने चूज किया हो 1/100, तो इसका मतलब ये किससे लेस होगा? 1/100 से। तो 1/100 से ये लेस रहे इनइक्वालिटी n की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी? फॉर n इज ग्रेटर इक्वल टू 96। मसलन अगर हम 96 लेते हैं, n को 96 लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 1/96+5 1/1 हो जाएगा ना। तो 1/1 जो है वो लेस होगा 1/100 से। तो लीस्ट नंबर वो हो रहा है। इसके अलावा n ग्रेटर देन 96 के, ग्रेटर देन या इक्वल टू किसी के लिए भी ये चीज जो है वो होल्ड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n नॉट जो है वो 96 है। यानी जो आप कहते हैं ना कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट सच दैट dxn x लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये n नॉट एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करता है। अगर यहाँ 1/1000 ले लेंगे उसके रिस्पेक्ट आपको n मिलेगा, 1/50 लेते हैं उसके रिस्पेक्ट आपको उस वो मिल जाएगा, आप
चूज कर सकते हैं कि n0 फिर क्या है। तो इससे ये होता है कि बॉल्स का रेडियस कम करते हैं, ठीक है, तो आपके पास n0 ग्रेटर हो जाता है। और इसका बढ़ा देते हैं अगर, तो n0 जो है वो कम मिल जाता है। तो इससे आपको ये होता है कि आप कन्वर्जेंट पॉइंट के करीब होते हैं अगर एप्सिलॉन कम लें, मतलब कम रेडियस की बॉल लें। असल में होता क्या है कि जो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है, सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही होती है ना, खास पॉइंट के बाद वो सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है ना, उस बॉल के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, जो रेडियस आपने मतलब एप्सिलॉन जो आपने चूज किया होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं, किसी भी एप्सिलॉन के को चूज करते हुए n0 फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट n x n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n ओवर n। ये भी एक सीक्वेंस है, और ये कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है कि नहीं? बाउंडेड है। बाउंडेड है। अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो ये xn, बोलिए, कन्वर्जेंट है कि नहीं? 1 को कन्वर्ज करे, 1 को कन्वर्ज करेगा ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू द पावर n ओवर n, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, अप्रोचेस टू 0, सो xn अप्रोचेस टू 1, then the sequence xn in Rd converges to 1. It is easy to see that for epsilon is equal to 0.1 the open neighborhood, देखिए ओपन नेबरहुड ही बनती है ना अगर कोई भी आप एप्सिलॉन लेते हैं, एप्सिलॉन एक किस्म का वो रेडियस ही होता है ना। असल में क्या होता है, dxn x लेस देन एप्सिलॉन लेते हैं ना, तो ये ओपन बॉल की डेफिनेशन ही होती है कि वो सारी टर्म्स आ जाती हैं इस बॉल में जिसका रेडियस वो एप्सिलॉन होता है और सेंटर वो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है, दैट इज एक्स होता है। तो ये जो बॉल है या ओपन नेबरहुड कह लें या ओपन बॉल कह लें की बात है 1 की, वो क्या बनेगी 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। तो इसमें क्या होता है, कंटेन्स ऑल बट अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो ये नहीं है कि इसमें इन्फिनिट, जब भी कन्वर्जिंग सीक्वेंस होगी तो उस कन्वर्जिंग पॉइंट के इर्द गिर्द किसी भी रेडियस की जो आप बॉल लेंगे तो सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट मैनी ही आएंगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्फिनिट मैनी सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो इस बॉल में आ जाए, ठीक है ना। चलें, अगर आपको इस चीज़ की समझ आ जाए तो ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं इतना। कॉची सीक्वेंस ले लें। कॉची सीक्वेंस क्या है, लेट एक्स एन, लेकिन अगर कोई अपना इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हो, उसको अभी ना समझ आई हो, तो वो कर सकता है, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। Cauchy सीक्वेंस क्या है, लेट xn be a sequence in a metric space xd, xn is called a Cauchy sequence। अच्छा, सीक्वेंसेस में आपने Cauchy सीक्वेंसेस ऑलरेडी भी पढ़ी हुई हैं, एनालिसिस वगैरह में भी पढ़ी होंगी, ठीक है। यहाँ भी हम पढ़ लेते हैं उसको मीट्रिक के रिस्पेक्ट, आप पहले उसको रियल एनालिसिस जस्ट उसी की मीट्रिक यूज होती है मॉड वाली, यानी x माइनस वाई मॉड वाली। लेकिन यहाँ चूंकि कई स्पेसिस हैं फंक्शन एनालिसिस में आप पढ़ेंगे, तो फिर उसके रिस्पेक्ट मॉड की बजाय क्या यूज किया जाता है, डी यूज किया जाता है, बाकी सारी डेफिनेशन वही है। देखिए, लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी, इसका मतलब एक्स एन जो है, हम कहते हैं ये सीक्वेंस है एक्स डी में, इसका मतलब कि ये जो है एक फंक्शन है जो एन से एक्स पर है। एक्स एन इज कॉल्ड अ कॉची सीक्वेंस इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जैसे अभी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के लिए आप एक एप्सिलॉन चूज करते हो, इसी तरह यहाँ जो गिवन हो ये आप चूज कर ले। इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट, ये फाइंड आउट करना होता है, सच दैट if m and n are positive integers each greater than or equal to n naught, then distance between xn and xm less than epsilon, that is distance between xn and xm less than epsilon for all m n greater equal to n naught. So sequence is said to be Cauchy sequence if after a finite number of terms that ये देखिए मैं अपनी वर्डिंग में बता रही हूँ आपको आसानी के लिए, आपको समझ आए कि कैसी किस किस्म की सीक्वेंस को Cauchy सीक्वेंस कहते हैं। A sequence is said to be Cauchy sequence if after a finite number of terms there the terms of the sequence become close to each other, यूं कह लें या यूं कह लें कि the sequence is said to be Cauchy sequence if the terms of the sequences become close to each other as the sequence progress, ठीक है। तो सीक्वेंस की टर्म्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के करीब हो रही होती हैं। करीब हो रही होती हैं तो मतलब क्या है, सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस जो है वो कम से कम हो रहा होता है, यानी पहली दो का डिस्टेंस फिर अगली दो का डिस्टेंस जो होगा वो
पहले जो आपने डिस्टेंस फाइंड आउट किया हो उससे कम हुआ होगा। और इसी तरह से ग्रेजुअली अगर डिस्टेंस कम होता रहता है, अगर जैसे जैसे सीक्वेंस प्रोग्रेस कर रही हो, तो इस टाइप के सीक्वेंस को कन्वर्जेंट वो कॉची सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, और याद जी रखिए मैम। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। कुछ पूछना चाह रहे थे? नो मैम। अच्छा, चलिए एक्सरसाइज है, यहाँ पे एक सीक्वेंस है, देखते हैं कि ये काशी सीक्वेंस है या नहीं। और अगर ये काशी सीक्वेंस है तो फिर किसी एप्सिलॉन के लिए आप एन नॉट को कैसे चूज करेंगे, जैसे पीछे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए लिया था। तो इसके लिए लेट एक्स एन इज इक्वल टू कॉज एन पाई ओवर एन। कैसी सीक्वेंस है ये? क्या रियल है, क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या फंक्शंस की है, क्या है सीक्वेंसेस की सीक्वेंस है? बोलिए। x1 क्या आ जाएगा? कॉज पाई। हेलो, क्या हो गया आप लोगों को? x1 क्या होगा? कॉज पाई। कॉज पाई का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जी मैम -1 आ जाएगा। -1। x2 क्या हो जाएगा? cos 2 पाई ओवर 2। x3 cos 3 पाई ओवर 3 एंड सो ऑन जी सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये जब भी आप n की कोई वैल्यू लेते हैं, पाई की वैल्यू पुट करते हैं, कॉज अप्लाई करते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आता है? सीक्वेंस की टर्म्स क्या आती हैं? रियल नंबर्स आते हैं ना। जी मैम। जी इसका मतलब ये कैसी सीक्वेंस है? रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर m n एंड वी हैव d x n। एक तो आपको ये पता चल गया कि ये सीक्वेंस है, और सीक्वेंस किस स्पेस में है? ये रियल नंबर्स में स्पेस, लिहाजा जब भी आप मीट्रिक अप्लाई करेंगे तो उसकी मीट्रिक अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। सो इसके बिहेवियर से आपने अंदाजा लगा लिया ये रियल सीक्वेंस है। ठीक है, सो d x n x m क्या हो जाएगा? x n माइनस x m मॉड, क्योंकि सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं उनके लिए जो डिस्टेंस होगा वो फिर वही होगा जो स्पेस पे था। तो स्पेस चूंकि रियल थी, अंदाजा हुआ आपको, तो लिहाजा डायरेक्ट अप्लाई किया। सो दिस इज इक्वल टू कॉज एन पाई ओवर एन माइनस कॉज एम पाई ओवर एम आ गया। आपने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, एम एन इसका वो ले लिया, एलसीएम ले लिया। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड को स्प्लिट कर दिया, ये था ना m cos n पाई माइनस n cos m पाई मॉड। दिस कैन बी रिटन एज लेस देन, ये डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू होगा m cos n पाई प्लस n cos m पाई ओवर m n मॉड। ठीक है, तो माइनस है तो लिहाजा प्लस वाले से ये लेस होगा अगर दरमियान में प्लस का साइन यूज करते हैं। और अगर फिर इनके मॉड को भी स्प्लिट कर देते हैं मॉड की प्रॉपर्टी यूज करते हुए, तो मॉड सेपरेट करते हैं तो फिर लेस देन आ जाएगा। और m और n चूंकि पॉजिटिव इंटीजर थे तो इसका मॉड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसको मॉड से बाहर आप लिख सकते हैं। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू ये जो आपके पास टर्म आ गई है m cos n पाई मॉड प्लस n cos m पाई मॉड ओवर mn। अब चूंकि m cos जो है बाउंडेड फंक्शन होता है, तो cos n पाई मॉड क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1। बोलिए। देखिए ना, पाई की कोई भी वैल्यू n कोई भी रखें, पाई अप्लाई करें तो कॉज की वैल्यू 1 से तो एक्सीड नहीं करेगी ना, और मॉड वैल्यू उसकी 1 से बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करेगी। लिहाजा इसी तरह से कॉज, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू आप लिख सकते हैं प्लस n ओवर mn। ठीक है, चूंकि m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो लाजमी इनमें से कोई एक ग्रेटर होगा। सपोज कर लें कि m जो है वो n से ग्रेटर है, इक्वल तो हो नहीं सकते ना, m ग्रेटर देन इक्वल टू n नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इक्वल लिखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है xn और xm का, ये 0 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर m को n के इक्वल लिखे तो ये d 0 आ जाएगा। तो d को नॉन जीरो चेक करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स के लिए आप स्ट्रिक्टली कोई सा भी एक नंबर दूसरे से ग्रेटर कर लें। इफ m ग्रेटर देन n क्या हो जाएगा? m प्लस n लेस देन हो जाएगा m प्लस m के, मीन m प्लस n इज लेस देन इक्वल टू 2m कर ले, चलिए m प्लस m कर लेंगे 2m। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू m ओवर mn एंड दिस इज इक्वल टू m से कैंसिल हो गया तो 2 ओवर n हो गया, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ n ग्रेटर देन 2 ओवर एप्सिलॉन। तो अगर n आपका 2 ओवर एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा, एप्सिलॉन तो ये ना गिवन होगा, ये चूज करना है, जैसे आप खुद 1 ओवर 100 ले लें, 0.51 ले लें, 0.05 ले लें, तो उसके अगेंस्ट जो भी आप एप्सिलॉन यहाँ रखेंगे तो आपको n मिल जाएगा कि n किससे ग्रेटर हो जाएगा? 2 ओवर एप्सिलॉन से। सो thus d x n x m less than epsilon if m greater than n greater than equal to n naught, where n naught is a positive integer greater than 2 over epsilon।
यहाँ जो लाइन पूरी आपको नहीं नजर आ रही वो क्या है, वेयर एन नॉट इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 ओवर एप्सिलॉन, एन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये अंदाजा होगा कि एप्सिलॉन जो भी होगा एन आप चूज कर लेंगे। सो नेक्स्ट मैम थ्योरम है इसकी, जी बोलिए। मैम m को तो हमने n के इक्वल रखा नहीं, तो फिर 2m कैसे आ गया? ग्रेटर देन रखा है ना m को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऊपर देखें क्या लिखा है, m प्लस एन ओवर एम एन। हाँ, यस मैम, अब यस अगर मैम, आप कहते हैं कि m जो है वो n से ग्रेटर है, तो m प्लस n लेस देन होगा 2m से, m प्लस m से। जी मैम। नहीं समझ आई? m प्लस n लेस देन होगा ना m प्लस m से, यस मैम। तो वो m प्लस m 2m हो गया ना, इसका मतलब m प्लस n इज लेस देन इक्वल टू 2m ठीक हो गया मैम। इफ m ग्रेटर देन n, देन ये होगा। नीचे हमने नहीं उसको चेंज किया, ऊपर वाले हमने जस्ट, क्योंकि नीचे को भी चेंज करेंगे फिर आप इस इनइक्वालिटी का अंदाजा ही नहीं लगा सकेंगे। ठीक है ना, तो ऊपर अगर आप चेंज करते हैं तो लाजमी वो m प्लस n लेस देन होगा 2m से। तो इस तरह से आप किसी एक में रखना चाह रहे हैं ना, कि कोई एक खत्म हो जाए, या m खत्म हो जाए या n खत्म हो जाए आपके पास, ताकि प्रॉपर n मिल जाए। एक n मिल जाए, और m को तो ऑलरेडी आपने n से ग्रेटर लिया हुआ है। अगर n का आपको अंदाजा हो गया कि n जो है वो ग्रेटर देन होगा 2 ओवर एप्सिलॉन से। ठीक है, इसी से अंदाजा हो गया ना, 2 ओवर एप्सिलॉन 2 ओवर n लेस देन एप्सिलॉन है, और ये कब होगा, इफ n ग्रेटर देन 2 ओवर एप्सिलॉन। यानी जो भी एप्सिलॉन चूज किया होगा आप, n जो है वो उससे ग्रेटर रहेगा, 2 ओवर एप्सिलॉन से ग्रेटर रहेगा। तो चूंकि m n से भी ग्रेटर है, तो इसका मतलब कि m ग्रेटर देन n और n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट होता है ना, कॉची सीक्वेंस के ऊपर डेफिनेशन जो आपने लिखी, m n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो n नॉट आपको ये अंदाजा हो गया कि n नॉट जो है वो 2 ओवर एप्सिलॉन से ग्रेटर है। क्यों कहा ग्रेटर, देखिए ये इस तरह, मतलब सपोज आप कह लेते हैं एप्सिलॉन है 1 ओवर 100, ठीक है, 1 ओवर 100 कहते हैं, तो n ग्रेटर देन होगा 200 से। तो जब n 200 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब कि n नॉट की जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 201। ये बोलिए। रिपीट करिएगा ये पॉइंट। मैं ये कह रही हूँ कि एप्सिलॉन अगर आप ले लेते हैं 1 ओवर 100, तो n ग्रेटर देन हो जाएगा, किससे ग्रेटर हो जाएगा, चलिए आप बताएं। सपोज एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ओवर 100, देन n का अंदाजा लगाना ना आपने, n क्या है, n किससे ग्रेटर हो जाएगा, 200 से नहीं ग्रेटर हो जाएगा? यस मैम। जी मैम। हाँ जी मैम। यस बोले मैम। ना, n ग्रेटर देन 200। अब n ग्रेटर देन, n तो इंटीजर है, पॉजिटिव है, 200 से ग्रेटर लेना है, तो फिर क्या क्या हो सकता है, 201, 202, 203, 204 एंड सो ऑन सो फोर्थ, यही होगा ना। तो इसका मतलब जी। उनमें से जो n नॉट, ये देखिए n नॉट जो होता है, n नॉट क्या होगा, 201। जैसे पिछली एग्जांपल में आपने शुरू में देखा था कि ये जो थी लास्ट के, इसमें n नॉट क्या था, 90 से। आपने कहा ये इनइक्वालिटी, अगर एप्सिलॉन 1 ओवर 100 लेते हैं, और तो ये जो है आपके पास लेस देन हो जाएगा 1 ओवर 100। ये इनइक्वालिटी कब सेटिस्फाई होगी, जब n आपके पास 96 हो या 96 से ग्रेटर कोई भी नंबर हो। इससे लेस नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, जो कि n नॉट क्या है, 96। आगे बात समझ। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम यही चूज कर रहे हैं कि अगर ये आपके पास m तो ऑलरेडी n से ग्रेटर है, तो n क्या हो सकता है, किससे ग्रेटर हो सकता है, n इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू होगा n नॉट से, जबकि n नॉट बजाते खुद 2 ओवर एप्सिलॉन से ग्रेटर रहेगा। सो n नॉट इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 ओवर एप्सिलॉन। 2 ओवर एप्सिलॉन के इक्वल तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर 2 ओवर एप्सिलॉन के n नॉट इक्वल हो जाए तो फिर तो आप कहेंगे कि ये 200 के इक्वल है, लेकिन 200 के इक्वल तो नहीं है, n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 ओवर एप्सिलॉन है, मींस कि n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 200 के है अगर एप्सिलॉन 1 ओवर 100 हो। ठीक है, तो n ग्रेटर देन 200 मीन n नॉट इज इक्वल टू लीस्ट, n नॉट इज इक्वल टू, बोलिए, 201। नहीं समझ आ रही बात की, चलिए फिर आप खुद समझेंगे तो समझ आ जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। तो जब भी कोई सीक्वेंस आपको ऐसी नजर आए जो कन्वर्जेंट हो, वो लाजमी कॉची सीक्वेंस होती है। ठीक है,
अभी कई सारी ऊपर सीक्वेंसेस आपने पढ़ी, जैसे ये अपने एग्जांपल 2 में देखिए, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, 1 को कन्वर्ज कर रही है, इससे ऊपर ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, 7 को कन्वर्ज कर रही है, इससे ऊपर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, ये बाउंडेड है, ठीक है, लेकिन कन्वर्ज नहीं कर रही। कन्वर्जेंट के लिए जरूरत है वो किसी यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करे, एक ही लिमिट को, लिमिट यूनिक होती है हमेशा कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो कॉची सीक्वेंस लाजमी होगी। तो नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है वो है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की, जो एक्चुअली आपका टॉपिक है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस का। तो किस किस्म की मैट्रिक्स के स्पेस को आप कंप्लीट कह सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखें, अ मैट्रिक स्पेस XD इज कॉल्ड कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन X कन्वर्जेस टू अ पॉइंट ऑफ X। अ मैट्रिक स्पेस XD is called complete metric space if every Cauchy sequence in X converges to a point of X। इसका मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस इस डेफिनेशन को वायलेट कर दे तो सॉरी क्या कहना, मैट्रिक स्पेस, कोई मैट्रिक स्पेस इस कंडीशन को वायलेट कर दे तो वो मैट्रिक स्पेस कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। या यूं कह सकते हैं मैट्रिक स्पेस इज इनकम्प्लीट या नॉट कंप्लीट इफ एनी, एवरी की वजह से एनी आ जाएगा क्योंकि ना होने के लिए तो कोई एक भी चीज नहीं होगी तो वो नहीं होगा। सो इफ एनी कॉची सीक्वेंस इन X doesn't converge to a point of X, तो वो इनकम्प्लीट होती है। तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस की ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे RD है, CD है, CABD है, L infinity D है। अभी तक जितनी भी आपने स्पेसेस पढ़ी, ये अभी तक जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी, एग्जांपल्स करवाई थी ना मैट्रिक्स स्पेसेस की, वो तकरीबन सारी कंप्लीट हैं। कुछ इनकम्प्लीट स्पेसेस भी हैं, वो हम पढ़ भी लेंगे। और अभी भी एक छोटी सी एग्जांपल पर यहाँ है लिखी हुई, क्या है जी, 0 1 क्लोज, ये एक इंटरवल है, 0 से ओपन है, 1 से क्लोज है, ये सबसेट है R का, ठीक है। तो R पे जो मैट्रिक है वो इसको इंड्यूस मैट्रिक यूज करते हुए इसको सब स्पेस कह सकते हैं R की। सो सिंस दिस इज अ सबसेट ऑफ R एंड R with usual metric, this subset is a subspace of R which is not complete। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि इस स्पेस के अंदर, ये जो इस वक्त सब स्पेस है R की, लेकिन इस स्पेस के अंदर एक सीक्वेंस है क्रिएट की जा सकती है, जो कि एक क्या कई और भी की जा सकती हैं, जो कि 0 को कन्वर्ज करती है। इसी स्पेस के अंदर एक सीक्वेंस है जो 0 को कन्वर्ज करती है, लेकिन 0 चूंकि स्पेस में मौजूद ही नहीं है, लिहाजा स्पेस इनकम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज इस स्पेस के अंदर कोई सीक्वेंस किसी के जहन में हो, आ सकती है 0 1 इंटरवल के अंदर, 0 नॉट इंक्लूड, any sequence in this space which is convergent। ऊपर लिखा ना every convergent sequence is Cauchy sequence, ज़ाहिर जो convergent है वो Cauchy तो होगी। तो convergent sequence कोई किसी के जहन में आ रही हो, कोई क्वेश्चन? नहीं फाइंड आउट कर सके? वो अल्लाह के बंदो बोल तो दिया करो। अच्छा ये देखिए, इस स्पेस में जितने भी पॉइंट्स हैं वो 1 से लेस है ना, या 1 के इक्वल है? क्या ख्याल है? जी मैम। तो अब आप इसके अंदर एक सीक्वेंस ले लें 1/n की। देखिए यहाँ 1/n है, इसकी पॉइंट्स क्या होंगे? 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन सो फोर्थ, यही होंगे ना। और ये सीक्वेंस जी कैसी मैम। है? इसी स्पेस के अंदर है ना। और ये कैसी जी मैम। सीक्वेंस है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना। किसको कन्वर्ज कर रही है? 0 को। ठीक है, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसी स्पेस के अंदर ली गई है, लेकिन ये सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, किसको कर रही है कन्वर्ज? 0 को। 0 पॉइंट इसमें मौजूद नहीं है इस स्पेस में। So we can say that this space is not complete because converging point of this Cauchy sequence doesn't belongs to this space. So ऊपर फिर देखिए, a metric space is said to be complete if every Cauchy sequence in X converges to a point of X। ठीक है, उलट क्या होगा? कंप्लीट कब नहीं होगी? इफ एनी Cauchy sequence in X
डजंट कन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑफ एक्स। ये नहीं है कि वो कन्वर्ज ही ना करे, ये है कि वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज करती है वो एक्स का पॉइंट ना हो, उस स्पेस का पॉइंट ना हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्पेस भी थी, मीट्रिक स्पेस है, क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस मीट्रिक यूज कर सकते हैं आप आर की, आर पे जो भी ले लें, यूक्लिडियन मीटर आपको पता है इसके होती है और यही इसके लिए यूज हो जाएगी। लेकिन ये जो सीक्वेंस है, जो कॉची सीक्वेंस है, वो इसके पॉइंट को कन्वर्जिंग, सो दिस इज इनकम्प्लीट। अब अगर जीरो से क्लोज कर देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस आप ऐसी नहीं जनरेट कर सकते जो जिस पॉइंट को भी कन्वर्ज करे वो इसका पॉइंट ना हो। सिमिलरली अगर आप ओपन इंटरवल ले लेते हैं बोथ साइड पे, वो भी इनकम्प्लीट होगी। ठीक है, सारी इस तरह के स्पेसेस, सारे इंटरवल्स जो होते हैं इनकम्प्लीट स्पेसेस होती हैं, हाफ ओपन इंटरवल भी इनकम्प्लीट होते हैं, सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल्स जो होते हैं वो कंप्लीट स्पेसेस होते हैं। नहीं होते तो एज अ सब स्पेस ही आर के, लेकिन बताते खुद भी स्पेस है। तो 1 से अगर आप क्लोज कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, 0 से क्लोज कर देते हैं, तब भी ये स्पेस जो है वो इनकम्प्लीट रहती है, क्योंकि अभी भी अगर 1 से ओपन करते हैं, 0 से क्लोज करते हैं, अभी भी यहाँ एक सीक्वेंस क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, सपोज कर लें 1 - 1 ओवर n कर लें, या 1 + 1 ओवर n कर लें। ठीक है, तो जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये जो सीक्वेंस है 1 - 1 ओवर n, ये किसको कन्वर्ज करेगी, 1 को। तो 1 इसमें मौजूद नहीं होगा, लिहाजा वो फिर इनकम्प्लीट हो जाएगी। सो आप देख सकते, इसी तरह से Q इज आल्सो नॉट कंप्लीट। Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये सब स्पेस है R की। ठीक है, तो इसके लिए जो इंड्यूस मीट्रिक है वही R वाली यूज करेंगे, यूक्लिडियन मीट्रिक जो यूजुअल मीट्रिक है। Q इज आल्सो नॉट कंप्लीट एज, एक सीक्वेंस यहाँ पे मैंने लिखी है, इसको इसकी टर्म्स लिख के आप अंदाजा लगा लीजिएगा। A1 1 है, an + 1 क्या है, an/2 + 1 ओवर an। अब अगर A1 1 आप इसमें पुट करते हैं तो A2 क्या आ जाएगा, बोलिए। 1/2 1/2 + 1 1/2 + 1 आ जाएगा ना, जैसे 3/2 आ जाएगा। फिर A3, वो जो 3/2 है वो A3 फाइंड आउट करने के लिए उसमें यूज करेंगे। ठीक है ना, तो A3 इक्वल टू हो जाएगा A2/2 + 1 ओवर A2। तो A2 की जो वैल्यू है वो पुट करके उसको थोड़ा सॉल्व करें, A4 A5 A6 A7 कुछ टर्म्स आप फाइंड आउट करें, और फिर आप अंदाजा लगाएं कि ये जो टर्म्स हैं, ये जो सीक्वेंस की टर्म्स बन रही है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा क्या ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस पता कौन सी होती है, जो किसी एक ही मैम पॉइंट को कन्वर्ट, यानी जब भी सीक्वेंस प्रोग्रेस कर रही होती है ना, तो वो किसी एक ही पॉइंट की तरफ जा रही होती है। ठीक है, ये नहीं होता कि कभी इधर चले जाए, कभी उधर से, कभी ऊपर आंसर आ जाए, कभी नीचे आ जाए। वो बिल्कुल एक ना, जैसे एक ही डायरेक्शन की तरफ उसका जो है ना वो ग्राफ बन रहा होता है। ठीक है, एक ही तरफ जा रही है, नेगेटिव हो रही हो या पॉजिटिव हो रही हो, या किसी एक खास पॉइंट की तरफ ही अगली से अगली टर्म्स आप जब लेते जाएंगे, जैसे सपोज आता है 3/2 आया ना, 3/2 मीन 1.5 आएगा, तो 1.5 आएगा, तो जो नेक्स्ट लेंगे 1.52 कुछ इस तरह से हो जाएगा, अगला लेंगे तो 1.532 हो जाएगा, इस तरह से 1.5। तो आप देख रहे होंगे जी, हम इन्फिनिटी के अलावा किसी भी नंबर पे वो कन्वर्ज होगा। इन्फिनिटी तो खैर होगा, हाँ होगा नहीं, इन्फिनिटी के अलावा वो किसी एक खास नंबर की तरफ, जैसे जैसे सीक्वेंस की टर्म्स आप इंक्रीज करते हैं ना, आगे जाते हैं, सीक्वेंस को प्रोग्रेस करते हैं, तो आपको बिहेवियर उसका पता चलता है सीक्वेंस का कि ये एक खास पॉइंट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जैसे आप चलते जाएंगे आपको कुछ अंदाजा होगा कि ये एक कॉची सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, तो कॉची सीक्वेंस जो है क्यू में ही बन रही है, क्योंकि ये सारे रैशनल नंबर्स होंगे, आएंगे, बट कन्वर्जेस टू √2। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि जब आप इसके A9 A10 फाइंड आउट करते हैं, तो आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि ये सीक्वेंस जो है वो किस पॉइंट को कन्वर्ट कर रही है, √2 को। √2 को भी आप ओपन करके देख सकते हैं किसका आंसर क्या है, तो वो उसकी तरफ जा रही होगी। तो मतलब ये कि ये सीक्वेंस तो ऐसी थी जो रैशनल नंबर की सीक्वेंस थी, मीन क्यू के अंदर सीक्वेंस थी, लेकिन ये इसका जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो क्या है, √2 है। ठीक है, जो √2 तो क्यू को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब क्यू जो है वो इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस है। ये कुछ काउंटर एग्जांपल्स होती हैं जो याद ही रखी जाती हैं, आप भी याद कर लेंगे, इस तरह की और भी आप ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, बुक से ढूंढ सकते हैं, कुछ काउंटर एग्जांपल जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं होती कोई स्पेस, या जिसकी वजह से कोई खास रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता,
तो वो असल में काउंटर एग्जांपल्स होती हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये चीज़ें याद रहनी चाहिए होती हैं फ्यूचर के लिए भी, आपके इंटरव्यू वगैरह के लिए भी, आपके प्रूफ करने के लिए भी किसी चीज़ों को। मैम हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर जहाँ पे ना हो वो नहीं होगी हमारे पास। क्या चीज़? ऑर्डर क्या? मैम हम कह सकते हैं कि वो ऑर्डर ना होगा तो वो कंप्लीट नहीं होगी हमारे पास। कह भी सकते हैं, बिल्कुल। ऑर्डर का क्या मतलब, आप मुझे थोड़ा इसको मैम करें जैसे एक्सप्लेन। एक सीक्वेंस है 1/2 1/4 देन 1/3 आ गई, फिर 1/5 आ गई। हाँ हाँ बिल्कुल यही है ना, वो ओसिलेट हो रही होती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से जा रही होती है, ओसिलेट हो रही होती है। तो जो ओसिलेट हो रही होती है वो कन्वर्जेंट नहीं होती कभी भी। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है जो वो किसी आप उसका जैसे जैसे सीक्वेंस प्रोग्रेस करती है ना, तो आपको अंदाजा होता है कि ये एक खास पॉइंट की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरह के सीक्वेंस को दो ही सूरतें होती हैं कन्वर्ज ना करने की। एक तो ये कि सीक्वेंस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, और एक ये होता है कि वो जैसे आपने कहा कि ओसिलेट करे। जैसे ये -1⁻n भी है, कभी -1 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। या कुछ सीक्वेंस ऐसी हो सकती हैं, ये जो सीक्वेंसेस का चैप्टर खोले तो उसमें तो बेशुमार ऐसी निकल आएंगी कि जो ओसिलेट कर रही होती है, जैसे ये -1 और 1 के दरमियान कर रही है। या जैसे आप कह रहे हैं कि कभी उसका 1/5 आ जाए, कभी 1/3 आ जाए, कभी 1/2 आ जाए, ठीक है ना। तो ये बिहेवियर होता है जो कन्वर्ज नहीं कर रही होती सीक्वेंस, उसका इस टाइप का होता है। अब जो है यहाँ पर चाहे तो ये एग्जांपल कर लें, ये एग्जांपल ही है, बस मैंने लिखी हुई स्पेस है वही जो ऊपर लिखी थी 0 1 0 से ओपन है। सीक्वेंस ले ली है xn, इसमें 1/n वेयर n बिलोंग्स टू n है। ये सीक्वेंस डेफिनेटली स्पेस की है, ये स्पेस R का सबसेट है, लिहाजा इसके लिए मीट्रिक वही यूज होगी। और dx2 x1 फाइंड आउट किया 0.5 है, dx3 x2 फाइंड आउट करेंगे, ये आप इजिली कर सकते हैं। कर लें तो dxn xm आप कहते हैं कुछ, दिस इज अ कॉशी सीक्वेंस इफ असल में ये छोटी सी एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है कि अगर कोई एप्सिलॉन आप चूज करते हैं तो m और n जो है आप कैसे कह सकते हैं कि ये इस खास नंबर से ग्रेटर रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए ये बस ये जैसे पिछली एग्जांपल की है कि dxn xm लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, अगर xm ज़ाहिर है इसकी dxn xm क्या हो जाएगा, xm माइनस xn मॉड, ठीक है। तो xm क्या है 1/m माइनस 1/n मॉड, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/m प्लस 1/n हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था वो प्लस के साथ से लेस रहेगा। फिर चूंकि प्लस होगा और एम एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो अब आप इसकी मॉड खत्म भी कर दें तो 1/m प्लस 1/n, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन को आप स्प्लिट कर सकते हैं, एप्सिलॉन/2 प्लस 1/, एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी आ जाएगी 1/m प्लस 1/n लेस देन epsilon/2 plus epsilon/2. So for sake of convenience you can write 1/m less than epsilon/2, जो ऊपर थी एडिशन दोनों साइड, and 1/n less than epsilon/2. So इसका मतलब epsilon greater than 2/m and epsilon greater than 2/n, ठीक है। तो एप्सिलॉन अगर जहाँ पे जो भी लिखेंगे, सपोज एप्सिलॉन है 0.51, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये इनइक्वालिटी 0.51 ग्रेटर देन 2/m एंड सिमिलरली n के लिए। तो इससे आपको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि m किससे ग्रेटर है। तो m किससे ग्रेटर रहेगा 2/0.51 से, अगर एप्सिलॉन 0.51 है। तो n किससे ग्रेटर है 2/0, ये अपनी आसानी के लिए जस्ट कह दिया कि हमने कि एप्सिलॉन/2। आप किसी और तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी आप कहते हैं कि mn से ग्रेटर है, ठीक है, जैसे पिछले एग्जांपल में था mn से ग्रेटर है, तो 1/m जो है वो 1/n से लेस रहेगा, तो फिर ये किससे लेस हो जाएगा, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल इस केस में अगर हम लेते हैं तो m का अंदाजा हुआ कि ये ग्रेटर देन 4, अगर इसको कैलकुलेट करके थोड़ा सा कर लें, कैलकुलेट कर लें, तो दिस इज n ग्रेटर देन 4। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो m और n है ये 4 से ग्रेटर रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ कॉशी सीक्वेंस, 1/n इज अ कॉशी सीक्वेंस। वैसे तो हमने ऊपर भी बात कर ली थी, चूंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होती है, ये बाकायदा प्रूफ है, हम तो इसको छोड़ रहे हैं इसके प्रूफ को, ठीक है, बस इसका यूज कर रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है लिहाजा कॉशी होगी। लेकिन यहाँ से हम देख भी सकते हैं ये कॉशी अगर है तो फिर आपने अगर देखना हो कि वो n नॉट कौन सा है जिसके बाद सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो एप्सिलॉन से लेस होनी शुरू हो जाती हैं, इसका जो डिस्टेंस है एप्सिलॉन से लेस होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज for epsilon is equal to 0.51, m will be greater than 4, n will be samples of complete metric space। मैंने आपको एक फाइल आज ही मॉर्निंग में सेंड की है,
इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी मीट्रिक स्पेसेस हैं और मीट्रिक स्पेस कंप्लीट कौन सी हैं और उनको कैसे प्रूफ किया जा सकता है वो कंप्लीट हैं। ठीक है, इनको प्रूफ करने के लिए एक चीज़ जो आपने यूज़ करनी है वो ये है कि आर जो स्पेस ऑफ रियल नंबर्स है ये कंप्लीट होती है। ठीक है, ये एनालिसिस में आप लोगों ने इसका कुछ ना कुछ प्रूफ पढ़ा होगा कि जो स्पेस ऑफ रियल नंबर्स है ये कंप्लीट होती है। इसका यूज़ जो है वो यहाँ पर करेंगे हर स्पेस को तकरीबन प्रूफ करने के लिए, जो ये मैंने फाइल सेंड की है आपको। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर है वो क्या है, आर एन इज कम्प्लीट यूक्लिडियन मीट्रिक। अब आर एन जो है उसके लिए अगर तो यूक्लिडियन मीट्रिक यूज करते हैं तो यही यूज करेंगे जो सामने लिखी हुई है। टैक्सिकैम मीट्रिक यूज करते हैं तो वो कर लेंगे, या मैक्सिमम वाली करते हैं, जो भी आप करना चाहें आप जी अपनी मैम। हाँ, आप जो भी चूज करना चाहे ना, इस पे जो मीट्रिक का 2-3 तरह की हैं, जो चाहे चूज कर ले। यहाँ पर जो मैंने किया हुआ है इसको यूक्लिडियन मीट्रिक ली हुई है। एक्स स्पेस आपके पास, मेरे पास आर एन है और इसके एलिमेंट्स जो हैं वो एन टुपल की फॉर्म के हैं, यानी इसके जो एलिमेंट है वो एक वेक्टर है जो एन डायमेंशनल वेक्टर है, x1 x2 so on xn। इसके सारे वेक्टर्स ज़ाहिर इसी तरह के हैं, तो इसके वेक्टर्स या इसके एलिमेंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो यूक्लिडियन के हिसाब से तो हो जाएगा समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस yi मॉड स्क्वायर। इसको स्पेस को हमने प्रूफ करना है, ये कंप्लीट है। क्या करेंगे, इस स्पेस में से एक कॉशी सीक्वेंस लेंगे। सपोज करेंगे एक सीक्वेंस है जो कॉशी सीक्वेंस है और स्पेस के अंदर है, और हम प्रूफ करेंगे कि वो कॉशी सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है वो पॉइंट इसी स्पेस का पॉइंट है। ठीक है, तो ये बस हमारा वो होगा जो है वो टारगेट है। लेट उसके लिए क्या किया, एक सीक्वेंस ले ली, लेट एक्स पी बी या कॉशी सीक्वेंस इन एक्स इज इक्वल टू आर एन। ये कॉशी सीक्वेंस ले ली। ये कंफर्म है कि अगर ये कॉशी सीक्वेंस है तो कॉशी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसको एक्स पी क्यों लिया, आमतौर पर तो हम सीक्वेंस को एक्स एन लिखते हैं और एन जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर पावर पी में क्यों लिख दिया इसका, ये पी पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जस्ट डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि आर एन जो स्पेस है उसमें ऑलरेडी जो इसके एलिमेंट्स हैं वो एन टुपल की फॉर्म के हैं। एन टुपल हैं तो उनके सारे वेक्टर्स के जो क्या इसको बोलते हैं, वेक्टर्स के ये जो हैं, अमेजिंग से बिल्कुल वो वर्ड स्किप हो गया, x1 x2 x3 so on xn। बहरहाल चलें, इसको पॉइंट इस वक्त मैं कह देती हूँ, इस वेक्टर के जो ये जो पॉइंट x1 x2 x3 so on xn है ये भी सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं 1 2 3 so on n। ठीक है, तो इसलिए इससे बचने के लिए, उसको डिफरेंट करने के लिए उसको सबस्क्रिप्ट की बजाय सुपर स्क्रिप्ट में लिख दिया p, और p भी इसलिए लिखा क्योंकि n ऑलरेडी यूज हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक सीक्वेंस है, कॉशी सीक्वेंस है आर एन में। अब अगर आर एन में ये कॉशी सीक्वेंस है तो इसका मतलब इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो एन टुपल है। ठीक है, बस जैसे सपोज ये जो इसकी फर्स्ट टर्म जो है मैंने लिखी, इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, x11 x21 x31 एंड सो ऑन xn1, ये एक एन टुपल। इसकी सेकंड टर्म x12 x22 सो ऑन xn2, ये एन टुपल। इसी तरह से इसके सारे पॉइंट्स जो है लिख सकते हैं। एज xp is a Cauchy sequence in x, सो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉशी सीक्वेंस। अच्छा, कॉशी सीक्वेंस की एक डेफिनेशन तो पिछली जो हमारे पास फाइल थी उसमें मैंने लिखा था कि फॉर एप्सिलॉन देयर लिस्ट एंड नॉट सच दैट डिस्टेंस बिटवीन xn एंड xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर इक्वल टू n नॉट। इसी को अगर थोड़ा सा एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन ही है इसकी, जो इधर ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही देखें किसी भी सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस कब कहते हैं, जब सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस जो है वो कम होने लग जाए। जैसे जैसे सीक्वेंस प्रोग्रेस करे, सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस कम हो, या यूँ कह लें सीक्वेंस की टर्म्स एक दूसरे के बहुत करीब होती जा रही हों जैसे जैसे सीक्वेंस प्रोग्रेस करती है, तो ऐसी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ही एम एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स एम विल अप्रोचेस टू जीरो। ये भी उसकी एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, वही बात है। ठीक है, सो सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस सेट बी कॉची सीक्वेंस इफ
डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स एन अप्रोचेस टू जीरो एज एम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अप्रोचेस टू जीरो है, ये जो बैक एरो लगाया ये मैंने काटा हुआ है, ये गलती से लगा है, बैक एरो नहीं है। सो दिस जस्ट डायरेक्ट है, डायरेक्टली है। तो डायरेक्टली डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन यानी क्या है, सीक्वेंस, ये जो कॉची सीक्वेंस है, अगर हम कहते हैं इसको एक्स के अंदर कॉची सीक्वेंस है, तो इसकी mth टर्म और nth टर्म के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो जीरो को अप्रोच करेगा अगर एम एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। तो वही बात होगी कि सीक्वेंस की टर्म्स एक दूसरे के बहुत करीब हो रही हैं। अगर उनका डिस्टेंस जीरो को अप्रोच कर रहा है मतलब कि वो दोनों सीक्वेंस की टर्म्स करीब हो रही हैं एक दूसरे के, जैसे जैसे सीक्वेंस प्रोग्रेस कर रही है, दैट इज जैसे जैसे एम एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये भी एक अप्रोच है, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज की जा सकती है। लिहाजा अब डिस्टेंस चूंकि एक्स एम और एक्स एन का है, और एक्स एम एक्स एन किसके पॉइंट्स हैं, आर एन के हैं, आर एन पे जो डी है वो यूज कर लेंगे। ठीक है, वो यूक्लिडियन मीट्रिक ऊपर ली है तो वो यूज कर ली। ठीक है, सो दिस अप्रोचेस टू जीरो एज एम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर टर्म जीरो को अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म जीरो को अप्रोच कर रही है तो स्क्वायर रूट के बगैर जो टर्म है वो भी एक्चुअली जीरो को ही अप्रोच कर रही है। ठीक है, सो एज एम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, चूंकि ये पॉजिटिव टर्म्स का सम है, पॉजिटिव टर्म का सम अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो लाजमी ये जो सारी टर्म्स थी ये जीरो को अप्रोच कर रही थी, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है ना, को पॉजिटिव नंबर हो आप उनको ऐड करो और आंसर जीरो आ जाए या तो जीरो के करीब हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि अगर ये है ऐसा तो लाजमी वो सारे पॉइंट जो है वो बजाते खुद जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल आई एक्स आई एम माइनस एक्स आई एन मॉड अप्रोचेस टू जीरो एज एम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखिए कि ये जो ऊपर हमने टर्म लिखी हैं, ये वाली x1 x2 x3 xm xn, ये सारी किसकी टर्म्स लिखी हैं, इस सीक्वेंस की जो xp लिखी है वो खुद, चूंकि xp Rn में सीक्वेंस है लिहाजा इसकी जो टर्म्स हैं वो क्या होंगे, एन टुपल होंगे। ये जो नजर आ रहा है आपको ये सारे एन टुपल्स हैं। इन एन टुपल में ये जो इसका x1 1 है ये एक रियल नंबर होगा ना, x2 1 ये भी एक रियल नंबर, सो xn 1 ये भी एक रियल नंबर, ऐसा ही है ना। इन एन टुपल्स Yes, के ma'am. जो सारे हैं वो पॉइंट्स हैं ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से x1 2 x2 2 सो xn 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप देखिए ये जो चीज बन रही है आपके पास लास्ट लाइन में, फॉर ऑल आई एक्स आई एम माइनस एक्स आई एन मॉड अप्रोचेस टू जीरो एज एम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इस ये एक सीक्वेंस नहीं बन रही कि जिसकी mth टर्म और nth टर्म का जो डिफरेंस है वो जीरो या डी है असल में, ये डिफरेंस कर लें या डी का मीट्रिक कर लें, किसको अप्रोच कर रहे हैं, जीरो को, एज एम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जबकि बजाते खुद ये वाली जो टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की जिनका ये डिफरेंस जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये कैसी सीक्वेंस बन रही है, ये कोई बता सकते, रियल है ना सीक्वेंस, रियल नंबर्स है ना ये सारे, फॉर ऑल आई। मसलन आप कह Ma'am, सकते Kashi हैं sequence. कॉची Yes, सीक्वेंस ma'am. बन गई, किसकी, रियल नंबर्स की कॉची सीक्वेंस बन गई, क्योंकि ये सारे नंबर्स जो थे ये देखे ना एन टुपल के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं सारे ये सारे रियल नंबर्स हैं ना, ये सारे, ये भी, ये सारे रियल नंबर। इसका मतलब x1 1 अगली टर्म की फर्स्ट टर्म, अगली टर्म की फर्स्ट पॉइंट x1 2, फिर अगली टर्म का फर्स्ट पॉइंट x1 3 x1 1 x1 2 x1 3 x1 4, मैं पहले नीचे वाला बोल रही हूँ फिर ऊपर वाला बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कह लें आप यूँ कह लें कॉलम की फॉर्म में मैं बोल रही हूँ, एन टुपल सारे एन टुपल्स के फर्स्ट कॉलम। ठीक है, x1 1 x1 2 x1 3 x1 4 एंड सो ऑन, x1 n तक ही जाएगा ना। तो इसका मतलब कि ये वही है, देखें x1 1 x1 2 x1 3, तो इसका मतलब ये रियल नंबर्स की सीक्वेंस बन रही है जो कि इस डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है ये कॉची सीक्वेंस है। सो फॉर इफ दिस implies this for all I xim minus xin mod approaches 0 as mn approaches to infinity, this implies that xip is Cauchy sequence in R। ठीक है, क्योंकि वो सारे रियल्स थे, तो लिहाजा ये किसकी में Cauchy सीक्वेंस बन गई, R में, फॉर ऑल आई। इट इज नोटेड दैट R इज कंप्लीट, तो यहाँ पर हम R का कंप्लीट होना यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर R का कंप्लीट होना यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने R को कंप्लीट प्रूफ किया नहीं है अपने फंक्शन एनालिसिस में। मैं आपका रीड एनालिसिस का जस्ट डायरेक्ट वो रिजल्ट यूज कर रही हूँ, मतलब एक रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, इसका प्रूफ मैंने आपको करवाया नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं करवा दूंगी, क्योंकि R को कंप्लीट प्रूफ करने के लिए
जो है ना वो कैंटन इंटरसेक्शन थ्योरम जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो कैंटन इंटरसेक्शन थ्योरम की स्टेटमेंट्स को भी यूज करते हुए कर सकते हैं हम इसको प्रूफ, या उसको पहले प्रूफ कर लें फिर इसको प्रूफ कर दें, ऐसे भी हो सकता है। तो बहरहाल इसके लिए अलहदा से 1 या 2 लेक्चर्स लगेंगे आपको, अगर आप इसको करना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा। सो यहाँ पर जैसे इसका यूज करें, सिंस R इज कंप्लीट सो x1p अप्रोचेस टू x1। R कंप्लीट है ना, ये सारी xi-p कॉची सीक्वेंस किस में बन गई, R में। चूंकि R कंप्लीट है लिहाजा ये जो सारी I के लिए फॉर ऑल I, इसका मतलब x1p एक कॉची सीक्वेंस है R में। चूंकि R कंप्लीट है लिहाजा वो R के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। सपोज वो पॉइंट x1 है जिसको कन्वर्ज कर रही है, हमने नाम ही देना ना, उसको नाम दे दिया बस, वो x1 एक पॉइंट है। तो इसका मतलब x1p कन्वर्ज करेगी x1 को। इसी तरह से x2p भी एक कॉची सीक्वेंस है किसमें, R में, लिहाजा R के कंप्लीट होने की वजह से वो R के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। सपोज दैट पॉइंट इज x2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब xi-p कन्वर्जेस टू xi फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 so on n। अब वो जो रियल नंबर्स आ रहे हैं x1 x2 x3 x4, उनको अगर हम अरेंज करके लिख दें, n टुपल की फॉर्म में लिख दें, तो ये Rn को बिलोंग करेगा, एक n टुपल बन जाएगा और Rn को बिलोंग करेगा, क्योंकि Rn के तमाम एलिमेंट्स ऐसे ही हैं, n टुपल की फॉर्म के हैं, और n टुपल में हर जो पॉइंट है वो बजाते खुद रियल नंबर है। सो सपोज ये जितने भी ऊपर वो x1 x2 x3 ये रियल नंबर्स आपने चूज किए जो कन्वर्जिंग पॉइंट हैं, उनकी हेल्प से एक वो n टुपल बनाया, लेट x इज इक्वल टू x1 x2 x3 so on xn बना सकते हैं ना। वो डेफिनेटली किसको बिलोंग करेगा, R को। ये सही लिखा गया है कि गलत है, R होगा या Rn होगा? मैम R में तो इनफिनाइट टर्म्स होती है हमारे पास। Rn ये जो n टुपल है x1 x2 x3 so on xn, ठीक है, ये एक n डायमेंशनल वेक्टर, ये किसको बिलोंग करेगा, Rn को, ऊपर पावर n है। समझ आ रही बात की? तो लेट दिस बी x विच इज n टुपल, दिस विल बिलोंग्स टू Rn। ये आप सबने ठीक कर लेना है, याद रखें, ठीक है। कोई ठीक है का आंसर नहीं आता, आप लोग सारे सोए हुए हैं? नो मैम, मैम सुन रहे हैं आप जो कह रहे हैं। तो आप बोलना भी तो करें ना, मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा जब आप बोलेंगे नहीं तो? ओके मैम, मैम हम कहते हैं हमारे पीछे से शोर ना जाए। Let x be a vector of n dimensional vector, और दिस n dimensional vector में ये जो भी पॉइंट्स हमने रखे हुए हैं ये वही कन्वर्जिंग पॉइंट रखे हैं, रख लिए। तो ये एक n dimensional vector जो लाजमी Rn को बिलोंग करेगा। हमारा मकसद सिर्फ अब क्या रह गया ये प्रूफ करना, we will show that xp belongs approaches to x। अगर ये सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रही है, x ये तो हमें पता चल गया ना, x एक Rn का ही एलिमेंट है, ये देखें, लेट x इज इक्वल टू Rn का एलिमेंट है। अब प्रूफ करेंगे ये जो xp सीक्वेंस ली थी, कॉची सीक्वेंस ली थी Rn में से, वो Rn के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, मींस x को कन्वर्ज कर रही है। तो n को कब x को कन्वर्ज करेगी, जब इन सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस x से लिया जाए तो वो 0 को अप्रोच करे, या यूं कर लें कि वो एप्सिलॉन से लेस हो जाए किसी खास पॉइंट के बाद, किसी खास नंबर्स के बाद ये एप्सिलॉन को अप्रोच करने से लेस हो जाए इनका डिस्टेंस, यूं कह लें, या 0 को अप्रोच करे, एक ही बात है। सो नाउ डिस्टेंस बिटवीन xp एंड x इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई कर दी, ठीक है, क्योंकि xp का और x का डिस्टेंस ले रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 to n xip माइनस xi मॉड स्क्वायर, ठीक है, दिस अप्रोचेस टू 0 as xip approaches to xi। ये डिस्टेंस क्यों 0 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि इस समीशन, ये जिन टर्म्स का समीशन है ना, वो टर्म्स, जिन टर्म्स का समीशन है वो टर्म्स का जो टर्म्स है ना वो बजाते खुद इसको अप्रोच कर रही हैं। जैसे ये देखिए हमने लिखा था यहाँ पर x1p approaches x1, x2p approaches x2 so on। so this implies that xip approaches xi। so xip चूंकि xi को अप्रोच कर रही हैं,
तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये सारे डिस्टेंसेस अगर 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो इनका समीशन भी 0 को अप्रोच करेगा। सो दिस अप्रोचेस टू 0 एज एक्स आई पी अप्रोचेस टू एक्स आई। चूंकि ऊपर हमने ये बात कर ली है इसलिए उसकी मदद से हम कह सकते हैं कि दिस अप्रोचेस टू 0 implies that एक्स पी अप्रोचेस टू द पॉइंट एक्स। तो मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स पी सीक्वेंस ली थी आपने, कॉशी सीक्वेंस ली थी आर एन में से, वो आर एन के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, या यूं कह लिए कि वो जिस पॉइंट को भी कन्वर्ज कर रही है वो पॉइंट आर एन का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ये कन्वर्ज तो कर रही है एक्स को, और एक्स किसका पॉइंट है, आर एन का। अब इसमें अगर किसी ने कुछ चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए, क्योंकि टाइम तकरीबन आपका कंप्लीट है और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको करवा नहीं सकती। बहरहाल नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ के आपने जो ट्राई करनी है, अगर मेरी क्लास कल नहीं होती, मे भी हो भी जाए, क्योंकि मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में थी तो मुझे था कि मे भी मुझे कल उनके पास रुकना पड़े, तो आज बहरहाल उनको डिस्चार्ज तो कर दिए हैं, अल्लाह उनको बेहतरी अता फरमाए, मजीद सेहत बेहतर हो जाए तो ना जाना पड़े, आमीन। मेरी क्लास हो जाए आपके साथ। ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे ना जाना पड़ा तो मैं आपकी क्लास ले लूँ कल 12 बजे। ठीक है, अगर सपोज क्लास नहीं होती, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप कर सकते हैं। एल इन्फिनिटी है, वहां आपने आर एन यूज की, यहाँ एल इन्फिनिटी। एल इन्फिनिटी की जो डी है वो यूज करेंगे, जैसे ये सुप्रीमो वाली यहाँ पे यूज की हुई है। तो दरमियान में ये जो सी वाली है, ये थोड़ा सा काम है, इतना है तो नहीं ज्यादा, लेकिन थोड़ी इससे डिफरेंट है, तो मैं करवा दूंगी आपको। आज के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आज के लेक्चर से रिलेटेड। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, करें। अगर पॉसिबल हो। मैम इस फ्राइडे तो हमें क्लासेस लेनी पड़ेंगी ना, क्योंकि अगर आप कल नहीं लेती तो फिर हमने फ्राइडे को 2 क्लासेस लेनी है। अच्छा, मैम वैसे हम चाह रहे थे कि अगर हम मतलब फर्स्ट 4 डेज में ही आपकी 4 क्लासेस को अरेंज कर ले, अगर आपके पास कोई कर लें। टाइम फ्री हो तो। अभी तो टाइम फ्री है 15 दिन, जब तक मेरी पीएचडी की क्लास स्टार्ट नहीं ना होती, तो मैं आपकी क्लास ट्यूसडे को 2 क्लासेस भी ले सकती हूँ, 11 से 12, 12 से 1, इस तरह से। चले मैम, मुझे आप अपना टाइम टेबल सेंड कर दीजिएगा, अगर मैनेज होता हुआ तो फिर मैं आपको बता दूंगी। चलें ठीक है, सही है, मैं सेंड कर ओके मैम, थैंक यू सो मच। दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।